बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्लस प्रेजेंटेशन। तो जो आप फाइनल डिलीवरेबल में जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं उसके अंदर एक तो आपका कोड और साथ ही दो फाइल्स होती हैं, एक रिपोर्ट होती है और एक आपकी प्रेजेंटेशन होती है। और जो आपको वाइवा जो पूछा जाता है वो आपकी प्रेजेंटेशन से पूछा जाता है, ना कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पूछा जाता है। असल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इसका जो कुछ हिस्सा जो है वो इंस्ट्रक्टर को लिखना होता है, लेकिन वो क्योंकि टेम्पलेट में वो सारी चीज़ें साथ दे देते हैं तो इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी एक जगह आपकी अमेंडमेंट होती है जहाँ पे आपने अपना नाम और आईडी लिखना होता है, वो हम खुद कर देते हैं। तो जो फ्रंट पेज होता है वो आपको कुछ इस तरह से होता है जैसे ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक आई थिंक फ्रंट पेज है। इसको अगर थोड़ा सा और कम जूम कर लूँ देन इसे 100% से कम जूम नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पेज पे अपना प्रोजेक्ट का नाम, नीचे आपके सुपरवाइज़र का नाम, उसके नीचे आपका अपना नाम और आईडी होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी ग्रुप आईडी लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसके सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे सिर्फ आपने अपना नाम और आईडी लिख देनी है, बाकी सारा कुछ पहले से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम क्योंकि हमें नहीं पता होता तो इसलिए आपने यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्टर का नाम लिख देना है, जहाँ पे ब्लू हुआ है यहाँ भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का नाम पता है तो वो आप इस जगह पे लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सोडियम होता है, ये पहले से लिखा हुआ ही होता है उसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, ये आपने एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, उसके बाद डेडिकेशन, आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं मेरा प्रोजेक्ट, वो आपने इस जगह इस डेडिकेशन वाले पेज पे यहाँ पे लिख देना होता है। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होती है। एक्नॉलेजमेंट भी आपने खुद लिखनी है, देख लें कुछ अच्छे से अल्फाज चुन के वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है ये मेरे अपने प्रोजेक्ट के। अगर आप चाहें तो मैं ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा इसका लिंक, आप वहाँ से उठा के इसको जो अपनी कुछ अमेंडमेंट्स करनी है इसके अंदर वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीफेस, आपका प्रीफेस में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है कि जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये किस चीज़ के बारे में। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में होता है, आई थिंक 3 या 4 चैप्टर इसके अंदर दिए हुए होते हैं। और जो पहला चैप्टर होता है वो आपका गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन होता है। उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट का स्कोप, यूज़ केस, यूजेज, सिनेरियोज़ और जो सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखनी होती हैं। और जो दूसरा चैप्टर उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट की जो आप समझ लेंगे, ये प्रोजेक्ट का जो दूसरा चैप्टर है वो असल में होता है आपका जो आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया उसके बारे में। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो होता है वो आपकी कोडिंग के बारे में होता है कि आपने उसके अंदर कैसे उसको आर्किटेक्ट किया है कोड को। और लास्ट के अंदर जो आपकी आर्किटेक्चर डायग्राम होती है डेवलपमेंट में कि आपने डेवलप किस आर्किटेक्ट के हिसाब से उसको किया हुआ है। तो सबसे पहले गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में जो है आपने, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ये आपको पेज नंबर नज़र आ रहे होंगे, 58 पेज नंबर है। तो जो आपका चैप्टर जिस पेज से शुरू हो रहा होगा आपने उसको पेज नंबर दे देना है। तो शुरू में आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है जो कि आपको ऑलरेडी फाइल में मिला होता है। कोशिश करेंगे हू बहू वो ना लिखें, कुछ अपने अल्फाज चेंज कर लें। उसके बाद उसका पर्पज़ क्या है जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उसके बाद उसके जो स्कोप के अंदर आपने उसकी लिख देनी है जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके जितने भी एक्टर्स हैं उनकी। ठीक है, उसके बाद आपकी यूज़ केस डायग्राम आ जाती है, और उसके बाद जो आपके यूजेस सिनेरियोज़ हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पे जो आपके पास होगी आपकी SRS की जो डॉक्यूमेंट होगी वहाँ से उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर देने हैं सारे के सारे। ठीक है, और वो करने के बाद आपने जो आपकी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं ये असल में बहुत ज़रूरी होती हैं, ये लिखनी पड़ती हैं आपको। ये किसी किसी के प्रोजेक्ट में तो दी होती हैं लेकिन किसी प्रोजेक्ट्स में ये नहीं दी होती। मेरे प्रोजेक्ट में नहीं थी तो ये इसलिए मैंने खुद लिखी थी। यूज़ेबिलिटी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और इस तरह की 4-5 होती हैं ये आप लिख के इसको कहीं से भी आप देख के यहाँ पे इसकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं उसके हिसाब से।
और लास्ट में इसके जो पहला आपका चैप्टर होगा उसके लास्ट में आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मींस कि आपके जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो रन करने के लिए कौन कौन से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको वो आपने लिख देनी, ठीक है। और दूसरे चैप्टर के अंदर जो आपका मेथोडोलॉजीज़ जो आपने यूज़ की हैं और जो अवेलेबल मेथोडोलॉजीज़ इस वक्त हैं उनमें से आपने कौन सी पिक की है और पिक क्यों की है उसका रीज़न आपको लिखना पड़ता है। तो हमारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं व्यू के वो सारे के सारे व्यू प्रोसेस मॉडल पे बेस करते हैं, तो इसलिए हमें डेफिनेटली वही चूज़ करना पड़ता है और उसकी रीज़न लिखनी पड़ती है। यहाँ पे ये कुछ रीज़न मैंने इसकी 4-5 दी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस पिक्चर को आप एक बार ज़हन-नशीन कर लें, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जाके जो हमारा प्रेजेंटेशन वाला होगी फाइल उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क प्लान आ जाता है। वर्क प्लान तो सबको ही पता होगा कि आपका स्केजुअल जो भी रहा है आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद टीम का स्ट्रक्चर होता है। टीम का स्ट्रक्चर ये असल में भी, चलें मैं इसको दूसरी तरह कर लेता हूँ, आपको ज़रा फिर बेहतर नज़र आ जाएगा। ये आपको ये टीम का स्ट्रक्चर है, इसको और जूम कर लेते हैं यार, ये ठीक है। तो टीम के स्ट्रक्चर में टॉप पे आपके सुपरवाइज़र का नाम होगा, जो भी आपका सुपरवाइज़र था, और उसके नीचे SRS डिज़ाइन और कोडिंग के अंदर अगर आप सिंगल हैं तो आपका नाम होगा, अगर आप 2 बंदे ग्रुप है तो 2 बंदों का नाम होगा इसके अंदर। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्केजुअल आएगा, जो आपका गैंट चार्ट है वो आपने यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देना है, जो आपका आई थिंक SRS डॉक्यूमेंट में होता ही है, वहाँ से जो आपने बनाया था उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना आपने। चैप्टर 3 के अंदर जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन दे के उसके बाद इसके अंदर आपने आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन देनी होती है अपनी, और उसके बाद आपकी सीक्वेंस डायग्राम आ जाती हैं। ये आप सारी देना चाहें सीक्वेंस डायग्राम सारी दे दें, थोड़ी देना चाहते हैं थोड़ी दे दें, लेकिन ये काफ़ी हों, काफ़ी मीन्स के मतलब ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही खाली एक ही डायग्राम दे दें आप। अच्छा, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम्स जो हैं इनके बाद आपकी आ जाती है क्लास डायग्राम, ठीक है। तो क्लास डायग्राम की पिक्चर जो आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बनाई थी वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद डेटाबेस मॉडल की पिक्चर उठा के आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद GUI जो है आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसके जितने भी स्क्रीनशॉट ले लेने आपने, वो 4-5 ले के वो यहाँ पे इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देने आपने, ठीक है। और इसके लास्ट पे जो आपने अपनी आर्किटेक्चरल डायग्राम जो है वो पेस्ट कर देनी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूंगा मैं अपनी प्रेजेंटेशन वाली उसके अंदर। यहाँ पे सिर्फ आप देख लें कि फाइनल प्रोजेक्ट असल में इससे पूछा नहीं जाता कोई भी सवाल, जब आपका वाइवा हो रहा है और फाइनल असल में उसके अंदर ये काम देती हैं। तो फाइनल वाइवा के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखते हैं वो और वहीं से आपसे सवाल करते हैं, ठीक है। लास्ट में इसके जो आपने वो टूल्स लिख देने हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो प्रेजेंटेशन का जो हमारे पास होता है ये टेम्पलेट हमें पहले से दिया हुआ होता है इन्होंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके नीचे ये वाली स्लाइड। तो इसमें आपने कोशिश करना कि अगर आपने बैकग्राउंड जो है वो इसका डार्क रखा है तो आप अपने कलर जो है वो लाइट रखें, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि अगर आजकल मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है कोविड की वजह से, तो ऑनलाइन ही आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं, तो मतलब जब आपकी स्क्रीन शेयर हो तो वो क्लियरली नज़र आए उनको कि आपने लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो पहली स्लाइड पे आपने बिस्मिल्लाह ही रहने देना है। उसके बाद आपने जो है अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है नेक्स्ट स्लाइड पे, और उसके बाद आपकी ग्रुप मेंबर्स, अगर आप अकेले हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ दोनों बंदों का यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रो लिख देना है। यहाँ पे कोशिश करना है कि इंट्रो जो है वो कंसाइज हो, कम लाइंस में हो। कम लाइन से मतलब ये है कि आपके एक ही स्लाइड के अंदर आपका सारे का सारा इंट्रो फिट हो जाए, और आपने डिफ़ाइन उसको अच्छे तरीके से उन्हीं 5-7 लाइनों के अंदर कर देना है। मैंने ये 2 स्लाइड्स के अंदर किया हुआ था, हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे भी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक ही स्लाइड के अंदर अपने पूरे प्रोजेक्ट को आप वहाँ पे डिफ़ाइन कर दें। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोसेस मॉडल। यहाँ से जब हमारा फाइनल वाइवा हो रहा है तो हम यहाँ से फंसना शुरू हो जाते हैं
क्योंकि इस स्टेज से आगे उनके क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी आपका जो एक्सटर्नल इंस्ट्रक्टर होता है या फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होता है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है, और वो आपकी सारी डायग्राम्स जो हैं उनको देखता है और उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन करता है। तो सबसे पहले तो है व्यू प्रोसेस मॉडल, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स का ये एक ही मॉडल होता है, तो इसको आपने एक तो अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लेना, दूसरा आप इसको थोड़ा सा कहीं से पढ़ भी लें और इसको समझ भी लें कि व्यू प्रोसेस मॉडल काम कैसे करता है। तो मैं ये थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ आप लोगों को। व्यू प्रोसेस मॉडल जो है असल में दो मॉडल्स का कम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है। एक आपके वाटरफॉल मॉडल का, सेकंड आपके स्पाइरल मॉडल का, ठीक है। अब ये कम्बिनेशन होता कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा होता है, ये हमारे प्रोजेक्ट के दौरान ये असल में पूछना ये चाह रहे होते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट, आपको पता होगा जो वाटरफॉल मॉडल है ये लीनियर मॉडल है ना, तो एक चीज़ पहले होती है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, जब तक पहली ख़त्म नहीं होती तो दूसरी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन व्यू प्रोसेस मॉडल क्योंकि कम्बिनेशन है दो मॉडल्स का, तो ये लीनियर भी चलता है, ठीक है, और आप इसको ऐसे समझें कि ये बढ़ता भी है। कैसे लीनियर इस तरह चलता है, अगर आप जब हमारी असाइनमेंट्स आ रही होती हैं प्रोजेक्ट के दौरान, मतलब पहले एसआरएस आता है, फिर डिज़ाइन आता है, फिर टेस्ट आता है, लास्ट पे फिर जो है आपका फाइनल डिलीवरेबल आता है। ये चारों चीज़ें एक टाइम ख़त्म होने के बाद दूसरी चीज़ आती है हमारी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपने एसआरएस, लेट सपोज हमने अपने सबमिट कर दिए, हमारा टाइम शुरू हो गया डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का, लेकिन जब इंस्ट्रक्टर उसको चेक करता है आपके एसआरएस को, अगर उसके अंदर कोई उसको गलती लगती है या कोई कमी होती है, आप उसको कंसीडर करें कि वो रिस्क एनालिसिस हो रहा है आपका, ठीक है। कोई कमी होती है तो वो आपको वापस फाइल भेज के वो बता देता है कि आपने इसके अंदर किस किस जगह पे आपके एरर्स हैं वो आपने दूर करें या आप इसको दोबारा सबमिट करवाएं ठीक करके। अगर तो ये होता सिर्फ़ और सिर्फ वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, तो आपका अगला काम रुक जाना था। मींस के एसआरएस जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे उस वक्त तक आप अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन व्यू प्रोसेस मॉडल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका उधर से अगर आपकी कोई कमी आ गई एसआरएस के अंदर तो आप अपने एसआरएस को भी ठीक करते हैं साथ साथ, और साथ अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे भी काम जारी रखते हैं। आपका काम रुकता नहीं है। वो इसी चक्कर में सारे का सारा ये जो आपको सर्कल ऐसे नज़र आ रहा है एक दूसरे के बाद, ये चलता रहता है, ठीक है। आपका एक काम आपने कर लिया, उसके अंदर प्रॉब्लम आई, वो आप सॉल्व करते हैं, साथ अपना अगला काम भी आप जारी रखते हैं। आपका कहीं पे भी आप स्टक नहीं होते, ठीक है। तो ये इस तरह ये व्यू प्रोसेस मॉडल जो है कम्बिनेशन है आपके वाटरफॉल का और स्पाइरल मॉडल का, ठीक है। मींस कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे भी चलते रहते हैं और उसको जो आपका पीछे जो काम गुजर चुका होता है उसको एनालाइज करके आप री-एवेलुएट भी कर रहे होते हैं, उसको दोबारा से भी कर देते हैं अगर उसके अंदर कोई कमी रह जाती है। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, बाकी आप खुद कुछ ना कुछ देख लीजिएगा। मैंने तो कुछ ऐसे ही बताया था, मेरे ख्याल में आई थिंक सो कुछ 7-8 महीने साल पहले की बात है। उसके बाद आपकी यूज़ केस डायग्राम आ जाती है। यूज़ केस डायग्राम भी आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। इसके अंदर जो आपने यूज़ केसेस बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उनके अंदर जो आपने उसकी फंक्शनैलिटी जो उसकी इंक्लूड हो रही है या एक्सटेंड हो रही है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने किसी यूज़ केस की अगर फंक्शनैलिटी एक्सटेंड की है या उसको इंक्लूड किया है तो वो क्यों किया है, ठीक है। उसके आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। उसके बाद आपके बिजनेस रूल्स कैटलॉग जो है उसके अंदर एक्चुअली आपकी जितने भी एक्टर्स होते हैं ना आपके इसके अंदर यूज़ केस डायग्राम के अंदर, उनका आपने रोल यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। उनके लिए रूल्स मींस के जो एक्चुअली आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं
वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है और ज़रा कंसाइज तरीके से, ठीक है, भरना नहीं है आपने स्लाइड्स को बिल्कुल भी। तो इस मैंने ये थी इसकी वैसे काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स एडमिन की और यूज़र की, लेकिन वो मैंने उनको कंसाइज करके यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट सिर्फ लिखे हुए हैं, आपने भी इसी तरह लिख लेने हैं। उसके बाद आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ही होता है असल में, आप इसको ज़रा सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके प्रोग्राम का फ़्लो होता है, ठीक है। कैसे कि लेट्स सपोज अगर कोई बंदा आपका सॉफ्टवेयर रन करता है तो उसने कोई बटन क्लिक किया या कहीं पे जाकर उसने कर्सर के साथ क्लिक किया या कोई बटन दबाया, तो वो कॉल या उसने कोई फॉर्म सबमिट किया तो वो सबमिट होके कहाँ पे जा रहा है, उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से डाटा उठा रहा है, वापस डाटा वो यूज़र तक कैसे लेके आ रहा है, ये होता है आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके अंदर लेयर्स आपको यकीनन पता होंगी। पहले प्रेजेंटेशन होती है, फिर बिजनेस लेयर होती है और लास्ट में डेटाबेस लेयर होती है। और डेटाबेस लेयर जो होती है वो आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है। ये आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन से बिजनेस पे, बिजनेस से डाटा लेयर पे, डेटाबेस में, डेटाबेस फिर वापस उसको उसी सीक्वेंस से यूज़र तक पहुंचा देता है। उसके बाद आपका टीम स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था। सुपरवाइज़र का नाम, नीचे आपका अपना नाम, तीनों जगह पे यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, मैडम का नाम नहीं लिख देना। ये हमारी इंस्ट्रक्टर सी, शी वाज वेरी ग्रेट पर्सन, दैट्स व्हाई वी गॉट लॉट्स ऑफ नंबर इन आवर प्रोजेक्ट एंड आल्सो शी हेल्प्ड अस अ लॉट, ठीक है। उसके बाद आपका जो गैंट चार्ट है, प्रोजेक्ट स्केजुअल जो होगा वो आ जाएगा। आफ्टर दैट जो आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स हैं वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। कोशिश करना है कि सीक्वेंस डायग्राम आप 4-5 लगाएं, अगर ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा ना लगाएं। और जो 4-5 आप लगाएंगे उनका आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। सीक्वेंस डायग्राम अगर आपने नहीं पढ़ी उसको लाजमी पढ़ें, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम नहीं, जितनी भी डायग्राम्स आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर और SRS के अंदर जितनी भी आपने जो डायग्राम्स बनाई हैं वो आपको अजबर होनी चाहिए और उनका पता होना चाहिए कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। जो वाइवा होता है उसके अंदर डायग्राम से ही आपसे क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट वगैरह रन नहीं होता, प्रोजेक्ट आपका प्री फाइनल वाइवा के अंदर वो रन करवा के देखते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस डायग्राम्स हैं। इनके बाद आपकी आ जाती है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन क्या है, 1 to 1 है, 1 to many है, मतलब इनकी कार्डिनलिटी जो होती है वो, और इनका रिलेशन मीन्स कि वो इनहेरिटेंस है, रिलेशन उनका कंपोजिशन है, रिलेशन उनका एग्रीगेशन है या सिंपल रिलेशन है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको रीज़न भी पता होना चाहिए उसका कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कंपोजिशन का रिलेशन है तो वो क्यों है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्यों कंपोज कर रहा है या क्यों एग्रीगेट कर रहा है उसको, या उनका सिंपल रिलेशन क्यों है, और वो 1 to 1 या many to 1 to many क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए जो भी आपने अपने डायग्राम के अंदर बनाया है। तो जिन लोगों ने खुद प्रोजेक्ट नहीं बनाया लेकिन किसी से बनवाया तो वो कोशिश करें कि उनसे थोड़ा सा पूछ लें कि उन्होंने ये कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, ठीक है। फिर आपने अपनी ERD यहाँ पे भी लगानी है। ERD का भी आपको पता होना चाहिए। ERD आपको यकीनन पता ही होगा कि डेटाबेस डायग्राम बनाने के लिए ERD ज़रूरी होती है। उसके बाद आपकी डेटाबेस डायग्राम होगी। डेटाबेस डायग्राम के अंदर आपके असल में टेबल्स शो होते हैं और टेबल के अंदर जो आपने उनकी कीज़ रखी होती हैं तो वो प्राइमरी की और सेकेंडरी कीज़ वो आपको पता होनी चाहिए कि आपने इसके अंदर क्यों रखी हैं, टेबल्स के आपस में रिलेशन क्यों रखे हैं, किसी टेबल को दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की या उसकी सेकेंडरी की रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है,
ये चीज़ें सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट फिर आपके यूज़र इंटरफेस जो आपने मतलब बनाया उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स होंगे, और लास्ट पे आपने अपने टूल्स लिख देने, जितने भी आपके टूल्स बीच में आपने इस्तेमाल किए हैं प्रोजेक्ट बनाते हुए। तो कोशिश करनी है वहाँ पे आप सिर्फ वही टूल रखें जो एक तो रिकमेंडेड थे किसके अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर, वो टूल लिखने, और साथ ये वर्ड और पावर पॉइंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, SRS के लिए, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने वो लिखे हैं यहाँ पे। बाकी ये टेक्स्ट एडिटर और 2-3 चीज़ें और हैं आपके प्रोजेक्ट में जो होंगी वो आप लिख लीजिएगा। अगर ये फाइल्स आपको बतौर सैम्पल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, एंड अप टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।